नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए ना, आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है, इसका हम अगेन हमारी ऑक्सीडेशन हेलो मेस्सी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए ना, आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है, इसका हम अगेन हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट ऑक्सीडेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, ऑक्सीडेशन पे फिलहाल अभी तक हमने हमारे 7 लेक्चर्स को डिस्कशन में ले लिया है। होप आपने प्रीवियस 7 लेक्चर्स भी देखे होंगे। और जैसे मैं आपको पहले से बोलती आ रही हूँ, इन सारे लेक्चर्स के जो नोट्स हैं, जो इनका स्टडी मटीरियल है, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। क्लियर है? अब देखिए, अगर हम लोग आज के लेक्चर पे बात करें तो आज बनता है हमारा लेक्चर नंबर 8, जिसके अंदर अगेन हमने ऑक्सीडेशन पे ही बात करनी है। बट आज हम लोग एक नए ग्रुप के ऑक्सीडेशन पे बात करेंगे, विच इज सैचुरेटेड सीएच ग्रुप। ओके, अब सैचुरेटेड सीएच ग्रुप होता क्या है? तो देखो, नाम से क्लियर होना ना, सैचुरेटेड कब बोलते हैं? जब आप सिंगल बॉन्ड की बात करते हैं। और सीएच ग्रुप मतलब कि कार्बन एंड हाइड्रोजन का ग्रुप है। तो ये बोल रहा है, कहीं भी आपको कोई ऐसा ग्रुप मिले जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन बाय सिंगल बॉन्ड, बाय सैचुरेशन एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, ऐसे ग्रुप को आप क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सीएच ग्रुप। ओके, अब ये जो सैचुरेटेड सीएच ग्रुप होते हैं, वो भी दो टाइप के होते हैं। पहला होता है एक्टिवेटेड सैचुरेटेड सीएच ग्रुप, दूसरा होता है आपका अनएक्टिवेटेड सैचुरेटेड सीएच ग्रुप। अब ये कैसे ग्रुप्स हैं, कैसे इनका ऑक्सीडेशन होता है, वो सब के सब हम लोग आज के लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 8 पर पढ़ेंगे। ओके, अब इससे पहले मैं आपको दो चीज बता देती हूँ। पहली चीज ये कि आज के लेक्चर्स के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे फंक्शनल ग्रुप, जैसे अल्कोहल, डायोल, कीटोन, कीटल, कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह फंक्शनल ग्रुप आपके स्टेपस में दिए हुए हैं। इनके ऑक्सीडेशन की बात करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक के बाद। ओके, दूसरी चीज ये कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो भी आप सुन लीजिए। देखो, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ना, इससे दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन तो आपका वही रहेगा, आपको रिएक्शन कंडीशन में जो रिएजेंट रहते हैं, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उनको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके सीएच ग्रुप को कौन से कंपाउंड में कन्वर्ट करता है। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैं आपको एक चीज ध्यान में रखने के लिए बता देती हूँ कि जो आपकी ये जो सीएच ग्रुप होता है, जब भी आप इनका ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो ये सीएच ग्रुप मोस्ट ऑफ द टाइम किस में कन्वर्ट होता है? कार्बोनाइल ग्रुप में कन्वर्ट होते हैं। ओके, कार्बोनाइल में भी मोस्ट ऑफ द टाइम आपको आइदर एसिड मिलेगा या फिर आपको फॉर्माइल ग्रुप यानी कि सीएचओ देखने को मिलेगा। ओके, अब दूसरी चीज ये देखो, हाँ, एक और चीज यहाँ पे समझो। जैसे ये रिएजेंट है ना, मैंने आपको बोला इन रिएजेंट को आप टेबल के फॉर्म में भी याद रख सकते हैं। एक टेबल बनाइए, उस पर आप लिख सकते हैं कि जैसे आपका ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है यानी कि K2Cr2O7, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। कहाँ पे करता है? ये आपके सीएच ग्रुप को कन्वर्ट करता है, सीएच ग्रुप को ऑक्सीडाइज करता है। और किस में करता है वो आपने याद रखना है, ये एसिड में कन्वर्ट करता है। ओके, तो आपने कुछ नहीं करना। अगर आपको ये रिएजेंट के बारे में याद होगा तो आपको रिएक्शन कंडीशन, रिएक्शंस दी जाएंगी। ये देखो, प्रोडक्ट नहीं दिया है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दिया हुआ है, रिएक्शन कंडीशन दी हुई है। आप ध्यान रखेंगे K2Cr2O7 CH3 ग्रुप को किस में कन्वर्ट करता है? एसिड में। तो अब डायरेक्टली इसे एसिड में कन्वर्ट कर देंगे, बाकी कोई मैकेनिज्म वगैरह दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, अब आगे देखो, अब आगे दूसरा रिएजेंट आपको क्या दिया? CrO3। अभी जैसे आपको समझा रही हूँ, ठीक है। जैसे CrO3, ये भी आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ये आपने एक टेबल के थ्रू याद रखा है, ठीक है। और ये याद किया हुआ है कि CrO3 आपके जो CH ग्रुप है, इसे किस में कन्वर्ट करता है? आपके एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। ये किस में करता था? एसिड में। ये करता है एल्डिहाइड में। तो आपने कुछ नहीं किया, यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप है उसे आपने किस में कन्वर्ट कर दिया? एल्डिहाइड में। ओके, अब नीचे आपको कोई ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी मिलेंगे जो आपके इस मिथाइल ग्रुप को यानी कि CH ग्रुप को एल्डिहाइड में तो कन्वर्ट करते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे आपको मल्टीपल ग्रुप मिले हुए हैं तो मल्टीपल में ये सिर्फ एक को कन्वर्ट करेगा। जैसे मैं आपको नीचे लेके चलूं तो देखिए, यहाँ पे देखो, ये बोल रहा है जो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट है यानी कि CAN जिसे हम बोलते हैं, ये भी आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ये भी आपके CH ग्रुप को एल्डिहाइड में ही कन्वर्ट करता है। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे यहाँ भी मिथाइल है, यहाँ भी मिथाइल है, तो ये क्या करता है? सिर्फ एक ही CH ग्रुप को कन्वर्ट करता है, सारे को नहीं करता। तो इसने क्या किया? इस ऊपर वाले को इससे CHO में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन जो नीचे वाला CH3 ग्रुप है ये आपका एज इट इज रहा। लेकिन सेम कंडीशन में अगर मैं यहाँ पर को किसका यूज कर देती? CAN के बजाय यहाँ पे मैं CrO3 का यूज कर देती, तो ये आपके मिथाइल ग्रुप को कन्वर्ट तो करता है एल्डिहाइड में, लेकिन जितने मिथाइल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है वो सबके सब आपके एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट होते। क्लियर हुआ? तो ये चीज आपको याद रखनी है, आप टेबल के थ्रू से आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो कैसे बनता है? इसमें एक रिएक्शन आती है जिसे हम बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन। इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बन जाता है, क्योंकि इटार्ड रिएक्शन के अंदर भी आप क्या करते हैं? अपने सैचुरेटेड CH ग्रुप का कन्वर्जन ही करते हैं, इसका ऑक्सीडेशन ही
करता है। तो ये जो रिएक्शन है वो आपकी इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर आती है, तो आपसे डायरेक्ट रिएक्शन पे भी क्वेश्चन बनता है। क्लियर हुआ ना? अब देखो इतना मैंने बहुत आपको समझा दिया स्टार्टिंग पे, अब आपको ये चीज करना, जो इतना मटेरियल पढ़ना है वो बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले आप ये समझ लो कि एक्टिवेटेड सैचुरेटेड सीएच ग्रुप क्या होता है और अनएक्टिवेटेड सैचुरेटेड सीएच ग्रुप क्या होता है, उसके बाद आप इनका ऑक्सीडेशन करेंगे। ठीक है, इसको भी मैं आप सिंपल तरीके से समझा देती हूँ। देखो ये बोल रहा है कि अगर आपके पास कोई भी सीएच ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे मिथाइल वगैरह, और ये किसी मल्टीपल बॉन्ड के एडजेसेंट में प्रेजेंट है, ओके। अब ये मल्टीपल बॉन्ड कुछ भी हो सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन भी हो सकता है एज अ मल्टीपल बॉन्ड, यहाँ पे आपके पास कार्बन हेट्रोएटम मल्टीपल बॉन्ड भी हो सकता है, कोई भी मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए। और कभी भी किसी मल्टीपल बॉन्ड के एडजेसेंट में आपको सीएच ग्रुप मिल गया, तो इस टाइप के सीएच ग्रुप को आप एक्टिवेटेड सैचुरेटेड सीएच ग्रुप कहेंगे। सैचुरेटेड हम बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सिंगल बॉन्ड है और कुछ नहीं। इतनी चीज क्लियर है? और अगर ऐसा नहीं हुआ, आपका जो सैचुरेटेड सीएच ग्रुप है वो अकेला प्रेजेंट है, इसके एडजेसेंट पोजीशन में कोई भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट है, तो इस केस में हम इसे क्या बोलते हैं, अनएक्टिवेटेड सैचुरेटेड सीएच ग्रुप। कितना आसान है। अब देखो यहाँ पर को अभी पहले हम लोग एक्टिवेटेड सैचुरेटेड सीएच ग्रुप का ऑक्सीडेशन देख रहे हैं, तो हमने सिर्फ एक्टिवेटेड की बात की हुई है। ये बोल रहा है व्हाट इज एक्टिवेटेड सैचुरेटेड सीएच ग्रुप, ठीक है, सीएच ग्रुप, ओके। तो थ्योरी पे लिखा हुआ है, ये बोल रहा है सैचुरेटेड सीएच ग्रुप एडजेसेंट टू ए कार्बन मल्टीपल बॉन्ड एंड कार्बन हेट्रो मल्टीपल बॉन्ड आर द एग्जांपल ऑफ एक्टिवेटेड सीएच ग्रुप। एक्टिवेटेड सीएच ग्रुप आपके वो सीएच ग्रुप होते हैं जो कि किसी कार्बन मल्टीपल बॉन्ड कार्बन या फिर कार्बन हेट्रोएटम मल्टीपल बॉन्ड के एडजेसेंट में प्रेजेंट होते हैं, या फिर आप सिंपली बोलो किसी भी मल्टीपल बॉन्ड के एडजेसेंट में जो सीएच ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, उन सीएच ग्रुप को हम बोलते हैं एक्टिवेटेड सैचुरेटेड सीएच ग्रुप, ओके। एग्जांपल के लिए एलाइलिक सिस्टम, सिंपल सी बात है। बेंजाइलिक सिस्टम आपका CH2CO में आपका कार्बन एंड ऑक्सीजन जो है, ये कार्बन हो गया, ये हेट्रोएटम के साथ मल्टीपल बॉन्ड में प्रेजेंट है। अब मल्टीपल बॉन्ड के एडजेसेंट में आपका ये CH2 ग्रुप प्रेजेंट है, तो इस टाइप के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड सैचुरेटेड CH ग्रुप। इतनी चीज क्लियर है? अब हम इसके ऑक्सीडेशन पे बात करते हैं। तो देखो मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगी और बहुत आसानी से आपको क्लियर होगा। सबसे पहले जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो आपका सेम है, पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी कि K2Cr2O7। आपने बस इतना याद करना, K2Cr2O7, ओके। क्योंकि कोई एक्सेप्शनल केस होता है जहां पे आप कंडीशन भी याद करते हैं, वरना ज्यादातर कंडीशन की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कंडीशन में क्या दिया हुआ है, एसिड वाटर एंड आपको थोड़ा हीट करना है, ओके। तो आपको क्या मिलेगा, K2Cr2O7 क्या करता है, आपका जो CH ग्रुप है इसे कन्वर्ट कर देता है आपके करस्पॉन्डिंग एसिड में। तो आपने बस इतना याद कर लिया तो आपका काम बन गया। और थ्योरी तो आप खुद से लिख सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, ये बोल रहा है बेंजीन बीइंग एक्सेप्शनली स्टेबल कंपाउंड डू नॉट अफेक्ट बाय द मोस्ट ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये चीज मैंने आपको लास्ट लेक्चर पे भी बोली थी कि जो आपकी बेंजीन होती है, आपकी बेंजीन, तो अगर मिथाइल ग्रुप को हटा दो तो क्या बनेगा, बेंजीन बनेगा। तो ये बोल रहा है आपके जो बेंजीन होती है वो एक टाइप का एक्सेप्शनली स्टेबल कंपाउंड हम इसे बोल सकते हैं, बिकॉज बेंजीन के, देखो बेंजीन को हम एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं। क्यों करते हैं, बिकॉज बेंजीन क्या होती है, बहुत ज्यादा स्टेबल होती है। और ये स्टेबल होती है जिस वजह से क्या है, ये रिएक्शन कंडीशन में जो रिएजेंट प्रेजेंट है उनके साथ रिएक्ट नहीं करती है, इस वजह से हम इसे सॉल्वेंट की तरह यूज कर सकते हैं। तो बोला बेंजीन वैसे क्या होती है, एक स्टेबल कंपाउंड होती है, लेकिन हाउएवर इफ एन अल्काइल ग्रुप इज प्रेजेंट इन ए बेंजीन रिंग द साइड चेन कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू ए करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन बेंजीन के साथ अगर साइड चेन में कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ जाता है तो इस अल्काइल ग्रुप का आप ऑक्सीडेशन करा सकते हैं, और ये ऑक्सीडाइज होने के बाद आपके करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होती है। अब पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए, ये आपका CH ग्रुप है, आपको क्लियर हुआ। और एक्टिवेटेड सैचुरेटेड CH ग्रुप है, क्यों, क्योंकि देखो बेंजीन रिंग है, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड रहा होगा, ये देखो डबल बॉन्ड है। अब इस डबल बॉन्ड के एडजेसेंट में आपका CH ग्रुप है, तो इस टाइप के CH ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड सैचुरेटेड CH ग्रुप। पूरा सैचुरेटेड तो है, तो एक्टिवेटेड सैचुरेटेड CH ग्रुप। क्लियर हुआ? अब इसका ऑक्सीडेशन जैसे मैंने यही बोल दिया, बेंजीन ही बेंजीन होता तो कोई ऑक्सीडेशन नहीं होता, लेकिन बेंजीन के साथ कोई अल्काइल ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है साइड चेन में, तो इसका आप ऑक्सीडेशन कराएंगे K2Cr2O7 से, तो ये अपने करस्पॉन्डिंग एसिड में कन्वर्ट होगी। सिंपल सी बात, ओके। दूसरा एग्जांपल भी दिया हुआ है, देखो यहाँ भी आपका बेंजीन है, इसमें दो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, दो CH ग्रुप प्रेजेंट है, तो K2Cr2O7 ने इन दोनों को ही ऑक्सीडाइज कर दिया, दोनों ही आपके करस्पॉन्डिंग एसिड में कन्वर्ट हो गए। तो याद रखना, ये आपके मल्टीपल अगर ग्रुप भी प्रेजेंट है उन सबको भी ऑक्सीडाइज कर सकते हैं करस्पॉन्डिंग एसिड में। क्लियर हुआ? अब आगे क्या लिखा हुआ है, ये बोला द रिएक्शन इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ अ बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड आल्सो फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ अननोन पॉलीअल्काइल बेंजीन, ओके। अब आगे लिखा है इफ हाइड्रोक्सी ग्रुप एंड अमीनो ग्रुप इज प्रेजेंट दीस शुड बी प्रोटेक्टेड बिफोर कैरिंग आउट द ऑक्सीडेशन। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है अगर सपोज हम करते हैं
कि बेंजीन है, बेंजीन के साथ आपने देखो यहाँ देखो बेंजीन के साथ आपका मिथाइल ग्रुप तो प्रेजेंट है, मिथाइल ग्रुप के साथ साथ अगर यहाँ पे कोई हाइड्रोक्सी ग्रुप या फिर अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होगा तो उस केस में हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि हाइड्रोक्सी ग्रुप और अमीनो ग्रुप भी तो फर्दर ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। हाइड्रोक्सी ग्रुप किसमें ऑक्सीडाइज होता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप आपका CHO में कन्वर्ट हो सकता है, कीटो में हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में हो सकता है, यानी कि हाइड्रोक्सी ग्रुप भी तो ऑक्सीडाइज हो सकता है, अमीनो ग्रुप भी ऑक्सीडाइज हो सकता है, जनरली ये नाइट्रो में कन्वर्ट होता है, तो इनका भी ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। तो अगर यहाँ पर को आपके कंपाउंड अगर आपको दिया हुआ है जिसमें आपके पास एक साइड तो आपके पास CH ग्रुप है लेकिन साथ ही साथ आपके पास हाइड्रोक्सी ग्रुप या फिर अमीनो ग्रुप है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, बिकॉज जब आप रिएक्शन कंडीशन में ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये तो ऑक्सीडाइज होगा लेकिन ये भी तो ऑक्सीडाइज होंगे, अमीनो ग्रुप और हाइड्रोक्सी ग्रुप भी तो ऑक्सीडाइज होंगे। तो उस केस में हम क्या करते हैं, प्रोटेक्शन का यूज करते हैं, और प्रोटेक्शन का कॉन्सेप्ट सबको पता है। हम क्या करते हैं, दूसरा कोई कंपाउंड लेते हैं जिनकी हेल्प से हम इन कंपाउंड को, जिनको हमने रिएक्ट नहीं करना है, उनको हम क्या कर देते हैं, प्रोटेक्ट कर देते हैं। तो हाइड्रोक्सी ग्रुप भी आपकी प्रोटेक्ट होगी, अमीनो ग्रुप भी आपका प्रोटेक्ट हो जाएगा, यानी कि आप इनमें कैपिंग कर देंगे, इनको ढक देंगे पूरी तरह से, ओके। जिसकी वजह से क्या होगा, इनका रिएक्शन कंडीशन में कोई भी असर नहीं होगा। रिएक्शन कंडीशन चाहे इनके लिए कितनी भी रिएक्टिव क्यों ना हो जाए, ये रिएक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज इनको हमने कवर कर दिया, ढक दिया है। अब क्या होगा, अब आप रिएक्शन कराएंगे जिसकी आपको जरूरत है, आपको इस ग्रुप को रिएक्ट कराना है, तो इसको आप कन्वर्ट कर देंगे इनके करस्पॉन्डिंग एसिड में, और ये आपके एज इट इज रहेंगे। इनको आपने कैपिंग कर रखा है, ठीक है, ढक रखा है, इनको भी आपने क्या करा है, ढक रखा है। उसके बाद क्या होगा, जब आपका रिएक्शन हो गया उसके बाद इनमें जो प्रोटेक्शन ग्रुप लगा हुआ था, इनकी जो कैपिंग की थी उन्हें उतार देंगे और वापस से ये हाइड्रोक्सी ग्रुप और अमीनो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएंगे। आसान था। अब देखो सेकंड है आपका इटार्ड रिएक्शन, ओके। तो इटार्ड रिएक्शन का मैंने आपको बताया, देखो पहले आपने रिएक्शन के फॉर्म में याद रखना है। अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें ये आपका रिएक्टेंट स्पीसीज और रिएक्शन कंडीशन में CrO3 एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया हुआ है, तो इतना बस ध्यान में रखना है कि CrO3 क्या करता है, इस CH ग्रुप को, एक्टिवेटेड CH, ये भी तो एक्टिवेटेड है ना, डबल बॉन्ड के एडजेसेंट में प्रेजेंट है, इन एक्टिवेटेड CH ग्रुप को ये CrO3 किस में कन्वर्ट कर देगा, फॉर्माइल ग्रुप में, यानी कि आपके CHO में कन्वर्ट कर देगा। एसिड में कन्वर्जन नहीं होगा, एसिड में ऊपर हुआ था, यहाँ पे ये किस में कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। क्लियर हुआ, ये तो आपने डायरेक्ट रिएक्शन के लिए याद किया, ओके। अब अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इटार्ड रिएक्शन बताओ, तो उसमें आपने थोड़ी थ्योरी लिखनी होगी, ये रिएक्शन कंडीशंस भी याद रखनी पड़ेंगी। तो क्या लिखा होगा, ये बोला द कन्वर्जन ऑफ अ मिथाइल ग्रुप अटैच्ड टू अ बेंजीन रिंग इनटू अ फॉर्माइल ग्रुप कैन बी अचीव बाय द ऑक्सीडेशन विद द chromium 6 ऑक्साइड इन एसिडिक एनहाइड्राइड in the presence of strong acid or with the solution of chromyl chloride in CCl4 and CS4. This type of conversion is called as the Itard reaction. ये बोल रहा है Itard reaction आपकी वो रिएक्शन होती है जिसमें बेंजीन के साथ जो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं, फॉर्माइल ग्रुप में कन्वर्ट होते हैं। और कैसे होते हैं, बाय ऑक्सीडेशन। आप क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं, किसकी हेल्प से कराते हैं, क्रोमियम 6 ऑक्साइड की हेल्प से कराते हैं। कहां पे कराते हैं, इन एसिडिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में कराते हैं, साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग एसिड को भी लेते हैं और सॉल्यूशन बनाते हैं क्रोमाइल क्लोराइड का, किसमें, CCl4 में और CS4 में। तो ये कंडीशंस आपको याद करनी पड़ेगी अगर आपको डायरेक्ट इटार्ड रिएक्शन पे क्वेश्चन बनता है। और ये रिएक्शन आपने यहाँ पर शो कर देनी है, मैकेनिज्म वगैरह की कोई नीड नहीं होती, आपने जस्ट मिथाइल को फॉर्माइल में कन्वर्ट करना है, सिंपल सी बात, ओके। अब आगे लिखा हुआ है द सक्सेस ऑफ CrO3 एसिडिक एनहाइड्राइड एंड H2SO4 is due to the initial formation of a diacetate which protect the aldehyde against for the further oxidation। अब ये बोल रहा है यहाँ पे आपका फॉर्माइल ग्रुप ही क्यों बना, यहाँ पे आपका एसिड भी तो बन सकता था। बिकॉज देखो अगर आप ना CH3 ग्रुप का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो ये पहले आपकी CHO ग्रुप में एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, और एल्डिहाइड का जब आप फर्दर ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये किस में कन्वर्ट होता है, COH में। बिकॉज जब इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो ये आधा अधूरा टूटता है, यानी कि CH3 ग्रुप आपके CHO में कन्वर्ट होता है। अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो आपका CHO एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में। और इसे आप याद कर कैसे सकते हैं, हमको पता है ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो फॉर्माइल ग्रुप में एक ही ऑक्सीजन है और एसिड में आपके पास 2 ऑक्सीजन है, तो जितना ज्यादा ऑक्सीजन उतना ज्यादा ऑक्सीडेशन। तो आपका जो एल्डिहाइड है ये फर्दर आपका ऑक्सीडाइज हो सकता है आपके एसिड में बाय एडिशन ऑफ 1 ऑक्सीजन। क्लियर हुआ ना। अब ये बोल रहे हैं यहाँ पे हमारा एल्डिहाइड ही क्यों बना, एसिड भी तो बन सकता था ऑक्सीडेशन के बाद। तो ये बोल रहा है ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारा डाई एसिटल का फॉर्मेशन हुआ रिएक्शन कंडीशन में। जब हमने इसकी मैकेनिज्म कराई तो हमको बीच में क्या है, डाई एसिटल का फॉर्मेशन मिला। और डाई एसिटल क्या है, प्रोटेक्शन ग्रुप का काम करता है। ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, और प्रोटेक्ट करने के बाद यहाँ पर को क्या कर दिया इसने, CHO को यहाँ पर प्रोटेक्ट करके, मतलब ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है इसे प्रोटेक्ट करके फर्दर ऑक्सीडेशन करने से रोक दिया, जिसकी वजह से फर्दर ऑक्सीडेशन के बाद जो एसिड बनना चाहिए था वो नहीं बना, रिएक्शन आपके फॉर्माइल ग्रुप में ही
स्टॉप हो गई। तो देखो मैकेनिज्म में किसी समझाया हुआ है, ये बोल रहा देखो सबसे पहले आपके पास एक बेंजीन रिंग थी जिसमें मिथाइल ग्रुप लगा हुआ था। ओके, अब रिएक्शन कंडीशन में CrO3 दिया हुआ है, एसिडिक एनहाइड्राइड दिया हुआ है, एसिड दिया है, तो आपको देखते ही पता चल रहा है ये आपका टार्ड रिएक्शन है जिसमें आपका मिथाइल ग्रुप किसमें कन्वर्ट होता है, फॉर्मैल में। ओके, बट यहाँ पे हमने पूरी मैकेनिज्म इसलिए दिखाई हुई है ताकि हम ये पता कर सके कि हमारा जो कन्वर्जन है वो एल्डिहाइड तक ही क्यों हुआ, एसिड में क्यों नहीं कन्वर्ट हुआ। तो देखो ये बोल रहा है रिएक्शन कंडीशन में आपके पास CrO3 है, एसिडिक एनहाइड्राइड है, आपके पास एसिड है, तो रिएक्शन में सबसे पहले आपका एसिडिक एनहाइड्राइड उतरता है। ये क्या करता है, यहाँ से दो हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पर को डाई एसिटल ग्रुप यानी कि दो OAC ग्रुप को जोड़ देता है। तो यहाँ से दो हाइड्रोजन गए और दो OAC ग्रुप जुड़ गए। ओके, अब ये जो आपका डाई एसिटल ग्रुप है ना, ये यहाँ पर को प्रोटेक्शन करते हैं। ओके, प्रोटेक्शन किसका करते हैं, एल्डिहाइड का प्रोटेक्शन करते हैं कि ये फर्दर ऑक्सीडेशन ना करे, बिकॉज हमको पता है ना कि जो आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है ये ऑक्सीडाइज होकर CHO में कन्वर्ट होता है, CHO फर्दर ऑक्सीडाइज होकर COH में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन आपका होते रहता है, लेकिन अगर हम इसे प्रोटेक्ट कर दें कि ये फर्दर ऑक्सीडेशन ना करे तो ये आपका यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, आगे की ओर बढ़ेगा ही नहीं। तो हमारा एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, एसिड का नहीं। तो वही चीज हुआ, पहले ये दो AC ग्रुप यहाँ पे जुड़े। अब रिएक्शन कंडीशन में वाटर भी है तो वाटर की हेल्प से होगा लाइसिस यानी कि क्लीवेज। तो हम यहाँ से बॉन्ड को तोड़ेंगे, यहाँ H पॉजिटिव आएगा, यहाँ OH नेगेटिव, सेम चीज नीचे होगा। तो देखो O के साथ जुड़ जाएगा H, यहाँ पे OH आ गया, O के साथ जुड़ जाएगा H। ओके, और ACOH ग्रुप आपके बाहर निकल जाएंगे, दो ACOH ग्रुप आपके बाहर निकल गए और यहाँ पे दो हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ गए। ओके, ये एक इंटरमीडिएट स्टेट है। ओके, इसमें जब आप फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे, हमको पता है अल्कोहल किस में कन्वर्ट होता है, आपके एल्डिहाइड में। ओके, अब एल्डिहाइड के बाद ये एसिड में कन्वर्ट नहीं हुआ बिकॉज हमने यहाँ पर को प्रोटेक्शन किया हुआ है कि एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज ना हो और एल्डिहाइड में ही रिएक्शन आपकी स्टॉप हो जाए, जिस वजह से इटार रिएक्शन में जो कन्वर्जन होता है वो सिर्फ एल्डिहाइड तक होता है, एसिड में नहीं होता है। क्लियर हुआ? अब आगे बात करते हैं, अगला रिएजेंट क्या है, अगला है आपका सैरिक आयन। ओके, इन आपको सैरिक आयन मिलेगा एसिडिक कंडीशन में यानी कि H पॉजिटिव आयन भी रिएक्शन कंडीशन में मिलेगा। तो आपने अगेन सेम चीज करनी है, अपने मिथाइल ग्रुप को, अपने एक्टिवेटेड CH ग्रुप को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, फॉर्मल ग्रुप में कन्वर्ट करना है। बट एक चीज का ध्यान यहाँ पे आपने रखना है कि अगर मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल ग्रुप्स प्रेजेंट है तो उस केस में सिर्फ एक को ही कन्वर्ट आप करेंगे। तो देखो यहाँ दोनों जगह आपका मिथाइल ग्रुप था, सिर्फ एक को हमने फॉर्मल में कन्वर्ट किया, एक आपका एज इट इज रहा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप थे लेकिन हमने एक को ही कन्वर्ट किया, एक ही आपका फॉर्मल ग्रुप में कन्वर्ट हुआ, बाकी के दोनों के आपके एज इट इज रहे। तो हम इसे बोलते हैं सैरिक आयन, या फिर आप बोल सकते हो सैरिक अमोनियम नाइट्रेट, तो जिसे हम CAN के नाम से भी जानते हैं। और रिएक्शन कंडीशन एसिडिक मीडियम में, तो H पॉजिटिव आयन इंडिकेट किया हुआ है। क्लियर हुआ? तो कितना आसान है, ये आपने अगेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट याद रखना है। अब रिएक्शन कंडीशन में मतलब थ्योरी पे क्या लिखा हुआ है, ये बोल सैरिक आयन आल्सो रेडिली ऑक्सीडाइज एरोमेटिक मिथाइल ग्रुप टू एल्डिहाइड इन एसिडिक मीडियम। तो ये बोल रहे सैरिक आयन जो है ये भी क्या करता है, ऑक्सीडेशन के फॉर्म में काम आता है, ऑक्सीडेशन कराता है किसका, एरोमेटिक रिंग में जो मिथाइल ग्रुप लगा है उसके ऑक्सीडेशन ये कराता है और मिथाइल ग्रुप को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, लेकिन कौन सी मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। ओके, तो बोल रहे थे एल्डिहाइड ग्रुप इज नॉट ऑक्सीडाइज फर्दर इन एन पॉलीमिथाइलिन कंपाउंड, ओनली वन मिथाइल ग्रुप इज ऑक्सीडाइज अंडर द नॉर्मल कंडीशन। ये वही बोल रहा है, अगर पॉलीमिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, अगर आपके एक से ज्यादा मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं तो हम सारे के सारे मिथाइल ग्रुप को कन्वर्ट नहीं करेंगे, ओनली वन मिथाइल ग्रुप इज ऑक्सीडाइज, सिर्फ एक ही मिथाइल ग्रुप आपका ऑक्सीडाइज होगा, बाकी के सारे आपके एज इट इज रहेंगे। ओके, अगला है आपका सेलेनियम डाइऑक्साइड यानी कि SeO2। SeO2 भी करता है सेम चीज, ये भी आपके कार्बोनाइल में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन किस में हो रहा है, कीटो में हो रहा है। तो आपने याद रखना है SeO2 किस में करता है, कीटो में कन्वर्जन करता है। ओके, तो यहाँ भी देखो वही है, यहाँ पे आपको डाइफिनाइल मीथेन आपको दिख रहा है, ठीक है, तो दो फिनाइल है, यहाँ पे मीथेन हो गया, डाइफिनाइल मीथेन हो गया। इसे जब अपने SeO2 की प्रेजेंस में लिया तो ये जो आपका ये आपका जो CH ग्रुप है एक्टिवेटेड, ये भी आपका एक्टिवेटेड हुआ बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड है, उनके एडजेसेंट में आपका CH ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये जो आपका एक्टिवेटेड सैचुरेटेड CH ग्रुप है ये SeO2 की प्रेजेंस में कार्बोनाइल ग्रुप में ही कन्वर्ट होता है, बट कौन से में कन्वर्ट होता है, कीटो में कन्वर्ट होता है। तो बस इतनी सी बात करनी थी और बहुत अच्छी यील्ड आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो थ्योरी पे लिखा हुआ है सेलेनियम डाइऑक्साइड कैन also be used for the oxidation of benzylic carbon, diphenyl methane on oxidation with the SeO2 gives benzophenone in a good yield। ओके, तो यहाँ पे हमें बेंजोफिनॉन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है और बहुत अच्छी यील्ड भी आपको देखने को मिल रही है, 87% की यील्ड आपको देखने को मिल रही है। ओके,
अब देखो, अब हम पर्टिकुलरली बात करते हैं ऑक्सीडेशन एट अ एलाइलिक पोजीशन। अब इसमें आपके 3 रिएजेंट है बहुत आसान से। अब देखो पहले ऑक्सीडेशन एट एलाइलिक पोजीशन का मतलब क्या है? तो देखो हमने क्या बोला था, जो आपके एक्टिवेटेड सीएच ग्रुप होते हैं वो आपके कोई भी हो सकते हैं। एग्जांपल के लिए हमने एलाइलिक सिस्टम लिया था, बेंजाइलिक सिस्टम। अभी तक हम लोग बेंजाइलिक सिस्टम की बात कर रहे थे। ये आपकी बेंजीन रिंग है, इसमें आपका मल्टीपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। इसके एडजेसेंट में अगर कोई सीएच ग्रुप है तो ये आपका बेंजाइलिक सिस्टम हुआ। अब हम लोग एलाइलिक की बात करें, यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, आपका बेंजीन में नहीं है, ये नॉर्मली आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। इसके एडजेसेंट में जो कार्बन है ये भी आपका क्या हुआ, एक्टिवेटेड सैचुरेटेड कार्बन ग्रुप हुआ, सॉरी सीएच ग्रुप हुआ। क्यों? और इस पर्टिकुलर को हम एल्काइलिक सिस्टम बोलते, सॉरी इससे पर्टिकुलरली हम एलाइलिक सिस्टम बोलेंगे, क्योंकि ये एलाइलिक ग्रुप में प्रेजेंट है। बेंजीन में प्रेजेंट होता तो बेंजाइलिक सिस्टम हो जाता, एलाइल ग्रुप में प्रेजेंट है तो एलाइलिक सिस्टम हो गया। अब हम इसके ऑक्सीडेशन पे बात करते हैं, तो आसान है, 3 रिएजेंट का आप यहाँ पे यूज करें सिंपली। ओके, तो जो पहला रिएजेंट है वो आपका सेम है, SeO2। देखो यहाँ पे भी हमने SeO2 का याद किया था, तो आपको बस इतनी चीज ध्यान में रखनी है कि SeO2 अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज हो रहा है और कहाँ हो रहा है, अगर आप बेंजाइलिक सिस्टम में बात करेंगे तो SeO2 क्या करेगा, जो आपका एक्टिवेटेड सीएच ग्रुप है उसे कन्वर्ट करेगा कीटो में। ओके, लेकिन अगर आप इसे बेंजाइलिक सिस्टम की बजाय एलाइलिक सिस्टम की बात करेंगे तो SeO2 आपके एक्टिवेटेड सीएच ग्रुप को किस में कन्वर्ट करेगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप में। क्लियर हुआ? तो ये चीज आप यहाँ पर कोई नोट लगा के याद कर सकते हैं कि SeO2 दोनों ही केस में, दोनों ही टाइप के एक्टिवेटेड सैचुरेटेड सीएच ग्रुप में, यहाँ पर लिख देती हूँ, एक्टिवेटेड सैचुरेटेड सीएच ग्रुप का ऑक्सीडेशन में यूज होने वाली है, चाहे आप एलाइलिक सिस्टम की बात करो चाहे आप बेंजाइलिक सिस्टम की बात करो। और आपने बस याद क्या रखना है कि बेंजाइलिक सिस्टम में आपको एक्टिवेटेड सैचुरेटेड सीएच ग्रुप SeO2 के थ्रू ऑक्सीडाइज करने को बोला जाएगा, तो आपने इसे कीटो में कन्वर्ट करना है। लेकिन एलाइलिक सिस्टम में अगर दिया जाएगा तो आप इसे हाइड्रोक्सी में कन्वर्ट करेंगे, जैसे इसे कीटो में किया, अब इसे हाइड्रोक्सी में करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, तो सबसे पहले बोल रहा है, पहला रिएजेंट है आपका SeO2। रिएक्शन कंडीशन में आपने पैराडिन लिया हुआ है, CH2Cl लिया हुआ है। तो आपको क्या देखने को मिला कि आपका जो, देखो इसमें आप पहले ढूंढो कि आपका एलाइलिक सीएच ग्रुप है कौन सा है। ठीक है, या फिर आप बोलो आपका एक्टिवेटेड सीएच ग्रुप कौन सा है। तो देखो ये आपका एलाइलिक हो जाएगा। ठीक है, इसके एडजेसेंट में आपका ये दिख रहा है, ये ग्रुप, तो ये देखो ये ग्रुप आपका जो है इसे हम बोलते हैं एक्टिवेटेड सैचुरेटेड सीएच ग्रुप, और इसके एडजेसेंट में आपको मल्टीपल बॉन्ड दिख रहा है। ओके, अब इसका कन्वर्जन होगा, मैंने क्या बोला, किसमें कन्वर्ट होगा, आपके एल्कोहल में। तो आपका जो प्रोडक्ट बना है उसमें आप देखो ये जो डबल बॉन्ड है, इसके एडजेसेंट में जो सीएच है ये किसमें कन्वर्ट हो गया, आपके एल्कोहल में। इसके साथ हाइड्रोक्सी ग्रुप, एक हाइड्रोजन हटा और हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ गया। सेम कंडीशन, अब देखो नीचे भी आपका SeO2 ही है, लेकिन कंडीशन चेंज हो गई। यहाँ पे आपने पैराडिन लिया हुआ है, यहाँ पे आपने टर्शरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड का यूज किया हुआ है। ठीक है, और साथ ही साथ आपका CH2Cl2 आपका एज इट इज है। ओके, तो यहाँ भी सेम चीज हुआ है, ये जो आपका मल्टीपल बॉन्ड है, एलाइलिक ग्रुप है, इसके एडजेसेंट पोजीशन में जो आपका CH ग्रुप है इसे हम बोलेंगे एक्टिवेटेड सैचुरेटेड CH ग्रुप। ये बस किस में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोक्सी में कन्वर्ट हो गया, और बाकी सारी चीजें आपकी एज इट इज है। ओके, देखो अब दूसरा रिएजेंट क्या है, दूसरा है आपका NBS यानी कि एन ब्रोमोसक्सनामाइड। ओके, अब NBS की एक छोटी सी कहानी है। देखो NBS आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम तो करता है, लेकिन ये पर्टिकुलरली क्या है, उस सीएच ग्रुप को ऑक्सीडाइज करता है जो कि एलाइलिक पोजीशन में प्रेजेंट है। जैसे आप एग्जांपल पे देख लीजिए, ये आपको 6 मेंबर रिंग दिख रही है, लेकिन बेंजीन तो नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। इसके एडजेसेंट में जो ये पोजीशन है, इस पोजीशन की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो सीएच ग्रुप होगा इसे हम बोलेंगे एलाइलिक सैचुरेटेड सीएच ग्रुप या फिर एलाइलिक एक्टिवेटेड सीएच ग्रुप। ओके, अब इस सीएच ग्रुप को हमने ऑक्सीडेशन की बात कर ली। अभी बोला रिएक्शन कंडीशन में अगर NBS यानी कि एन ब्रोमोसक्सनामाइड दिया हुआ है तो ये इस पर्टिकुलर सीएच ग्रुप को ऑक्सीडाइज करता है। और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ये बोल रहा है NBS जो होता है वो प्रमोट करता है ब्रोमिनेशन को, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, ब्रोमिनेशन होता है, यानी कि एडिशन ऑफ Br ग्रुप। तो कुछ नहीं करना है, आपने यहाँ पर कुछ इस Br ग्रुप का एडिशन कर देना और सारी की सारी चीजें आपकी एज इट इज है। ओके, और ये बोल रहा है, ये यहाँ पर रिएक्शन कंडीशन की अगर आप बात करेंगे तो ये जो रिएक्शन है वो पर्टिकुलरली नॉन पोलर सॉल्वेंट पे प्रोसीड होती है, तो हमने यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लिया। और साथ ही साथ इसकी अगर आप प्रॉपर मैकेनिज्म देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कब स्टार्ट होती है, जब रिएक्शन कंडीशन में कोई रेडिएशन गिवन हो या फिर हम लोग कोई रेडिकल इनिशिएटर का यूज कर रहे हो। तो रेडिएशन तो नहीं दी हुई है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करने के लिए हम लोग रेडिकल इनिशिएटर का यूज कर रहे हैं, और वो क्या है आपका AIBN। तो AIBN यहाँ पर वो क्या है, रेडिकल इनिशिएटर है। CCl4 हमने यहाँ पर नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया हुआ है, और NBS आपका क्या हुआ, एन ब्रोमोसक्सनामाइड, जो कि यहाँ पर नाम से समझ में आ रहा है
ब्रोमो मतलब क्या है, यहाँ पे ब्रोमिनेशन को ये प्रमोट करता है। तो बस आपने यहाँ पर को Br ग्रुप, जैसे OH ग्रुप को ऐड कर रहे थे, यहाँ पे आपने Br ग्रुप को ऐड कर दिया। क्लियर? ठीक है। अब देखो अब आपका लास्ट रिएजेंट क्या है, मर्क्यूरी सेकंड एसीटेट और आपका लेड टेट्रा एसीटेट। ओके, अब ये दोनों ही आपके जो एसीटेट है या फिर दोनों ही आपके जो रिएजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये दोनों ही अगेन आपका ऑक्सीडेशन करता है, लेकिन कौन सी पोजीशन में, पर्टिकुलरली एलाइलिक पोजीशन में ही ये ऑक्सीडेशन करता है। तो यहाँ पर लिखा है कैन बी यूज फॉर द ऑक्सीडेशन एट अ एलाइलिक पोजीशन, यानी कि एलाइलिक पोजीशन में जो CH ग्रुप है ये पर्टिकुलरली उन्हीं का आपका ऑक्सीडेशन करेंगे, बाकी बेंजाइलिक वगैरह जो है वहां पे ये ऑक्सीडेशन शो नहीं करेंगे। ओके, अब ऑक्सीडेशन कैसे करता है, जैसे आपने NBS का पढ़ा, ये क्या करता है, एलाइलिक पोजीशन में जो CH ग्रुप है इसमें आपको ब्रोमो ग्रुप को जोड़ देता है। वैसे ये क्या करता है, एलाइलिक पोजीशन में जो CH ग्रुप है वहां पे एसिटॉक्सी ग्रुप को जोड़ देता है, यानी कि OAC ग्रुप को जोड़ देता है। आप देख लीजिए ये आपका कंपाउंड है, यहाँ पे आप देख सकते हो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इसके एडजेसेंट में जो CH बॉन्ड है इसकी हम बात कर रहे हैं, ये आपका एसिटाइल पोजीशन हुआ, इस पे हमने ऑक्सीडेशन कराना है और किसकी प्रेजेंस में कराना है, मर्क्यूरी सेकेंड एसीटेट की प्रेजेंस में कराना है। तो मर्क्यूरी सेकेंड एसीटेट क्या करता है, एसिटॉक्सिक ग्रुप को जोड़ने, OAC ग्रुप को जोड़ दिया और कुछ नहीं किया। ओके, सेकंड केस में भी आपको सेम चीज दिख रही है, ये आपका डबल बॉन्ड है, इसकी एडजेसेंट पोजीशन हुई, ये देखो ये डबल बॉन्ड, इसकी एडजेसेंट पोजीशन UV ये वाली, इस पे हमने क्या करना है, रिएजेंट आपका सेम है, ये क्या करता है, एसिटॉक्सिक ग्रुप को जोड़ता है, तो यहाँ पे जस्ट OAC ग्रुप जुड़ गया और कुछ नहीं हुआ। क्लियर हुआ ना? बस यहाँ पे इतने रिएजेंट आपने ध्यान में रखना है, पर्टिकुलरली किसके केस में, जब हम लोग एक्टिवेटेड सैचुरेटेड CH ग्रुप का ऑक्सीडेशन देखेंगे, क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट बनेगा, रिएजेंट को आप टेबल के फॉर्म में याद कर सकते हो। ओके, अब इसके बाद अनएक्टिवेटेड बचा हुआ है, इसमें 3 रिएजेंट है, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर पे कवर करा दूंगी। ठीक है, और उसके बाद हम लोग पर्टिकुलरली अल्कोहल वगैरह का ऑक्सीडेशन क्लियर करेंगे। समझ में आया? तो अब इस लेक्चर को हम यहीं पे फिनिश कर लेते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय। होप लेक्चर आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। ओके, तभी मतलब चलिए अभी रखते हैं, मतलब फिनिश करते हैं इस लेक्चर को, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।